नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री मंत्रा में। आज हम कल के ही चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, नाज़ीवाद को। हम एक एक दो दो टॉपिक करके पूरे चैप्टर को धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। तो आज हम देखेंगे नाज़ीवादी दर्शन क्या है, नाज़ीवादी दर्शन किसे कहते हैं, या नाज़ीवाद जो विचारधारा है उसके अंतर्गत कौन कौन से विचार आते हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नाज़ीवाद किसे क्या है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि नाज़ीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि उग्र राष्ट्रवाद एवं नस्लीय श्रेष्ठता पर आधारित है। तो नाज़ीवाद क्या है? नाज़ीवाद एक विचारधारा है जो कि किस पर आधारित है? उग्र राष्ट्रवाद और नस्लीय श्रेष्ठता पर आधारित एक विचारधारा है। अब आइए देखते हैं हम नाज़ीवादी दर्शन। इसमें पहला पॉइंट है, नाज़ीवादी जो दर्शन है वो उदारवाद एवं लोकतंत्र विरोधी है। इसका मतलब क्या हुआ? उदारवाद किसे कहते हैं? उदारवाद एक तरीके का विचारधारा है या एक इसको राजनैतिक दर्शन कह सकते हैं। उदारवाद एक विचारधारा या राजनैतिक दर्शन है जिसमें हम व्यक्ति के अधिकारों, समानता एवं स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें हम व्यक्ति के समानता, स्वतंत्रता एवं अधिकारों की बात करते हैं। साथ ही साथ उदारवाद जो है वो कानून के समक्ष समानता पर आधारित विचारधारा है। उदारवाद कानून के समक्ष समानता पर आधारित एक विचारधारा है। तो नाज़ीवादी दर्शन जो है वो उदारवाद एवं लोकतंत्र विरोधी है। इसीलिए हिटलर जब सत्ता में आता है तो वो सबसे पहले प्रेस यानी कि मीडिया, अभिव्यक्ति की आज़ादी, शैक्षणिक संस्थान जितने भी होते हैं, आपके स्कूल और कॉलेजेस, उन पर प्रतिबंध लगाता है। साथ ही साथ जनसंचार के माध्यम पर भी रोक लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है। तो हिटलर जब सत्ता में आता है तो वो प्रेस यानी कि मीडिया पर प्रतिबंध लगाता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी कि बोलने की आज़ादी भी छीन ली जाती है, उस पर भी प्रतिबंध लगा देता है। शैक्षणिक संस्थान जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा देता है। और जनसंचार के माध्यम जो टेलीफोन हो गया, आपका तार हो गया, ये सब माध्यमों पर भी रोक लगा देता है। ये सब करके हम देख सकते हैं कि हिटलर के काल में, हिटलर जब सत्ता में आता है तो उसने लोकतांत्रिक आवाज़ को दबाने की कोशिश की थी। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है, नाज़ीवाद जो दर्शन है वो अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का भी विरोधी है। अब समाजवाद क्या है? समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि आर्थिक समानता पर आधारित है। समाजवाद आर्थिक समानता की बात करता है। साथ ही साथ समाजवाद जो विचारधारा है वो उत्पादन के साधनों पर राज्य के नियंत्रण की बात करता है। समाजवाद एक ऐसा विचारधारा है जो कि उत्पादन के साधनों पर राज्य के नियंत्रण की बात करता है, राज्य का नियंत्रण इसकी बात करता है। उत्पादन के साधन कौन कौन होते हैं ये आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ जो समाजवाद विचारधारा है इसमें उत्पादन एवं वितरण जो है वो जनता की ज़रूरत के लिए होता है, ना कि लाभ कमाने के उद्देश्य से होता है। तो इसमें उत्पादन और वितरण यानी कि बांटना जो होता है, उत्पादन, प्रोडक्शन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। समाजवाद में उत्पादन और वितरण जो है वो जनता की ज़रूरत के हिसाब से होता है, ना कि लाभ कमाने के लिए। ये होता है जनता की ज़रूरत के हिसाब से न कि
लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से। ठीक। समाजवाद आप समझ गए, समाजवाद क्या है। तो नाजीवादी जो दर्शन है वो समाजवाद का विरोधी है, इसीलिए हिटलर जब सत्ता में आता है तो वो समाजवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ नारा देता है। और कहीं ना कहीं इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश जो होते हैं वो हिटलर का समर्थन करते हैं, जिससे कि हिटलर का मनोबल बढ़ता है। और ये चीज़ जो है वो पूरे दुनिया के देशों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध को और नज़दीक लाने का काम करती है। हिटलर की जो नीति है, उसकी जो नाजीवादी जो विचारधारा है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को और नज़दीक लाने का काम करती है। ठीक। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है सर्वसत्तावादी राज्य की संकल्पना, इसमें हमें देखने को मिलती है। तो नाजीवादी दर्शन में हमें सर्वसत्तावादी राज्य की संकल्पना देखने को मिलती है। अब सर्वसत्तावादी राज्य की संकल्पना का अर्थ क्या है। इसमें राज्य की सर्वोपरिता की बात कही गई है, यानी कि राज्य जो है वो सबसे ऊपर है, ना तो राज्य के बाहर कुछ है, ना ही राज्य के विरुद्ध। ना तो राज्य के बाहर, ना तो राज्य के विरुद्ध, यानी कि राज्य के खिलाफ कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो राज्य के अंदर है, राज्य ही सब कुछ है। यहाँ पर राज्य का मतलब देश से है, न कि स्टेट से। यहाँ पे राज्य का मतलब देश से है, राज्य का मतलब यहाँ पर देश से है। तो इसमें देश का हित सबसे ऊपर, देश को सबसे ऊपर रखा जाता है। ना तो देश के बाहर कुछ है, नहीं देश के विरुद्ध कुछ है, मतलब उसके खिलाफ कुछ है। जो कुछ भी है वो देश के भीतर है। तो इसी को हम कहते हैं सर्वसत्तावादी राज्य की संकल्पना इसमें की गई है। अगला पॉइंट देखिए, नाजीवादी दर्शन में उग्र राष्ट्रवाद पर भी बल देता है। नाजीवादी जो दर्शन है वो उग्र राष्ट्रवाद पर बल देता है। उग्र राष्ट्रवाद क्या है। ये राष्ट्रवाद का ही एक आक्रामक रूप है। राष्ट्रवाद का ही एक आक्रामक रूप है जो कि राष्ट्र के हितों की प्राप्ति के लिए युद्ध या संघर्ष पर बल देता है, जैसे आक्रामक तरीकों पर बल देता है। तो उग्र राष्ट्रवाद का ही एक आक्रामक रूप है जो कि राष्ट्र हितों के लिए युद्ध या बल जैसे आक्रामक तरीके अपनाता है। ठीक, अपनाता है। उग्र राष्ट्रवाद का ही एक आक्रामक रूप है जो कि राष्ट्र के हितों की पूर्ति करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, राष्ट्र के हित को पूरा करने के लिए युद्ध या बल जैसे आक्रामक तरीके अपनाता है। और जर्मनी में हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना हो या सैनिक तत्व हो, ये जर्मनी में पारंपरिक रूप से हमें वहाँ पर के लोगों के अंदर देखने को मिलता है, जिसका लाभ हिटलर उठाता है। और हिटलर सत्ता में जब आता है तो वो अपने भाषणों में आक्रामक भाषण देता है और वहाँ की जनता को जो वर्साई की संधि में जो अपमान मिला था उसके लिए उनको मानसिक रूप से तैयार करने का काम करता है। तो चौथा पॉइंट हो गया, नाजीवादी जो दर्शन है वो उग्र राष्ट्रवाद पर आधारित है। पांचवा, नाजीवादी दर्शन में राजा की निरंकुश शक्ति पर बल दिया गया है। राजा की निरंकुश शक्ति पर बल दिया गया है। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर किसी का अंकुश ना हो। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो, वो बिना किसी के रोक टोक के शासन चलाता है, अपने नियम कानून को पालन करवाता है, लागू करता है। निरंकुश का मतलब जिस पर किसी का अंकुश यानी कि रोक टोक ना हो, जिस पर किसी का अंकुश यानी कि रोक ना हो। अंकुश का मतलब होता है रोक लगाना, जिस पर किसी का अंकुश ना हो। तो जो
नाजीवादी दर्शन है वो राजा की निरंकुश शक्ति पर बल देता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि हिटलर जब सत्ता में आता है तो वो वहाँ पर जर्मनी में गुप्तचर पुलिस, जिसको गेस्टापो बोलते थे, उसकी स्थापना करता है। हिटलर जब सत्ता में आता है तो वो गुप्तचर पुलिस गेस्टापो, जिसको गेस्टापो बोला जाता था। गेस्टाप कौन होते थे? गेस्टापो किसको बोला जाता था? गुप्तचर पुलिस। गुप्तचर यानी कि जो खुफिया तरीके से किसी भी जानकारी को हिटलर तक पहुंचाते थे। इसने वहाँ ये जो गेस्टापो थे, इसका आतंक पूरे जर्मनी में देखने को मिलता है। वहीं हिटलर ने कुछ विशेष कारागृह की भी स्थापना की थी। जिसका काम होता था, इसके माध्यम से ये लोग जो राजनीतिक विरोधी होते थे, यानी कि जो भी हिटलर के विरोध में जो राजनीतिक पार्टी है या राजनीतिक लोग हैं, उनको ख़त्म करने का काम किया जाता था। हिटलर के सत्ता में आते ही हिटलर ने सबसे पहले गुप्तचर पुलिस की स्थापना की, जिनको गेस्टापो बोला जाता था। साथ ही साथ उसने एक विशेष कारागृह की स्थापना की, जिसका काम होता था राजनीतिक विरोधियों का दमन करना, यानी उनको ख़त्म करना। हिटलर के जितने भी राजनीतिक विरोधी थे, उसके विरोध में थे, उनको ख़त्म करना। तीसरा, राइक्सटैग की इमारत में तीसरा काम हिटलर करता है, उसने राइक्सटैग क्या है? उसने राइक्सटैग की इमारत में आग लगवाई और इसका दोषारोपण कर दिया किस पर? समाजवादियों पर इसका दोषारोपण कर दिया, जिससे कि समाजवादी जो लोग थे उनकी राजनीति खत्म हो गई और जर्मनी में एकमात्र पार्टी बची नाज़ी पार्टी, जिसका नेता कौन था? हिटलर। नाज़ी पार्टी, इसका नेता कौन था? हिटलर। तो हिटलर ने समाजवादियों को बदनाम करने का काम किया। राइक्सटैग की इमारत में खुद आग लगवाई और उसका दोष लगा दिया किस पर? समाजवादियों पर, जिससे उनको राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा और राजनीति धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और जर्मनी में अंततः एकमात्र पार्टी बची नाज़ी पार्टी, जिसका एकमात्र नेता था हिटलर। अब राइक्सटैग क्या है ये समझ लीजिए। राइक्सटैग संसद या विधायी सभा को हम राइक्सटैग कहते हैं। ये वहाँ की संसद की निम्न सदन थी। संसद जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, वैसे ही वहाँ की संसद की जो निम्न सदन लोअर हाउस जिसको बोलते हैं, उसको निम्न सदन को राइक्सटैग कहा गया है। राइक्सटैग कहा जाता था, राइक्सटैग। जैसे हमारे यहाँ पर जैसे संसद है, इसमें 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन और राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन। वैसे ही जर्मनी की जो संसद थी उसके निम्न सदन को राइक्सटैग बोला जाता था। और राइक्सटैग की इमारत में हिटलर ने आग लगवाई और इसका दोषारोपण कर दिया समाजवादियों पर, जिससे कि उनकी राजनीतिक छवि खराब हुई और वो उनकी पार्टी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। समाजवादियों को नुकसान पहुंचा और जर्मनी में एकमात्र पार्टी बची नाज़ी पार्टी, जिसका नेता था हिटलर। छठा और अंतिम पॉइंट है, नाज़ीवादी दर्शन में सैनिक शक्ति एवं हिंसा यानी मारपीट, युद्ध को महिमा मंडित किया जाता है। महिमा मंडित का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना या उसकी अच्छाई को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, है ना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोरीफाई करना। महिमा मंडन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो जो नाज़ीवादी दर्शन थे उसमें सैनिक शक्ति एवं हिंसा यानी कि युद्ध को महिमा मंडित किया जाता था, यानी युद्ध को अच्छा बताया जाता था।
उनकी ये विचारधारा था कि जो हिंसा है, युद्ध है, वो किसी भी समाज के लिए, समाज के विकास में सहयोगी है। और शांति, ये लोग शांति के खिलाफ थे। शांति को ये लोग विकास में बाधक मानते थे, विकास में बाधा मानते थे या बाधक मानते थे, बाधक मानते थे। वहीं इनका और युद्ध को ये लोग किसी भी समाज के विकास में ज़रूरी मानते थे। युद्ध को किसी भी समाज या सभ्यता के विकास में आवश्यक समझा जाता था। युद्ध को किसी भी समाज के विकास के लिए ज़रूरी समझा जाता था। तो आपका ये जो टॉपिक है नाज़ीवादी दर्शन, यहीं पर समाप्त होता है। आइए एक बार हम लोग शुरुआत से इसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। आप लोग आंसर अपने मन में भी सोचिएगा, करिएगा और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा जो सवाल पूछा जाएगा। तो आइए आज हम कौन सा टॉपिक पढ़े हैं? नाज़ीवादी दर्शन। नाज़ीवादी दर्शन, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था, पहला नाज़ीवाद जो है वो उदारवाद एवं लोकतंत्र विरोधी है, विचारधारा है। उदारवाद एवं लोकतंत्र विरोधी विचारधारा है। लोकतंत्र विरोधी विचारधारा है। सेकंड हमने पढ़ा था नाज़ीवाद जो है समाजवाद का भी विरोधी है। नाज़ीवाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का भी विरोधी है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, इसमें सर्वसत्तावादी राज्य की संकल्पना हमें देखने को मिलती है। सर्वसत्तावादी राज्य की संकल्पना, यानी कि जो राज्य है, सर्वसत्तावादी राज्य का मतलब होता है राज्य सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। जो कुछ भी है वो सब कुछ राज्य के भीतर ही है, ना तो राज्य के बाहर, ना राज्य के विरुद्ध कुछ है, ना राज्य के विरुद्ध यानी कि खिलाफ। सब कुछ कहाँ पे है? राज्य के भीतर में ही सब कुछ है। चौथा पॉइंट हमने देखा था उग्र राष्ट्रवाद पर बल। उग्र राष्ट्रवाद पर बल। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद हमने देखा, राष्ट्रवाद का ही एक आक्रामक रूप है। उग्र राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का एक आक्रामक रूप है जिसमें राष्ट्र के हितों की पूर्ति के लिए, राष्ट्र के हितों की पूर्ति के लिए युद्ध एवं बल जैसे आक्रामक तरीकों का प्रयोग किया जाता है। बल जैसे आक्रामक तरीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है पांचवा पॉइंट, नाज़ीवादी दर्शन में निरंकुश शक्ति पर बल दिया जाता है। राजा की निरंकुश शक्ति पर बल दिया जाता है। राजा की निरंकुश
शक्ति पर बल दिया जाता है। हिटलर की निरंकुशता का पता किस बात से चलता है? निरंकुश का मतलब होता है, निरंकुश का मतलब जिस पर किसी का अंकुश ना हो। निरंकुश मतलब जिस पर किसी का अंकुश ना हो, मतलब कोई रोक टोक ना हो। अंकुश का मतलब होता है रोक, कोई रोक टोक नहीं है। हिटलर की निरंकुशता का पता इस बात से चलता है कि हिटलर ने 3 काम ऐसे किए जिससे उसकी निरंकुशता का पता चलता है। सबसे पहले हिटलर जब सत्ता में आया तो उसने क्या किया? हिटलर ने किसकी स्थापना की? गेस्टापो की स्थापना की। गेस्टापो क्या होते थे? ये एक प्रकार के गुप्तचर पुलिस होते थे जो हिटलर को सभी तरह का जानकारी देने का काम करते थे और वो चोरी छुपे करते थे। ये काम गुप्तचर छुप के करते थे। गेस्टापो की स्थापना की उसने। दूसरा काम उसने किया, एक विशेष कारागृह की स्थापना की। एक विशेष कारागृह की स्थापना की जिसका काम क्या था? ये जो विशेष कारागृह थे इसका काम था हिटलर के जितने भी राजनीतिक विरोधी थे उनका दमन करना। इसका काम था हिटलर के राजनीतिक विरोधियों का दमन करना, ठीक है। तीसरा काम उसने किया राइक्सटैग की जो इमारत थी उसमें आग लगवाई। राइक्सटैग क्या है? ये वहाँ के संसद की निम्न सदन को राइक्सटैग बोला जाता है, जिसमें हिटलर ने आग लगवा दी। संसद की निम्न सदन, तो राइक्सटैग इसकी इमारत में आग लगवाई किसने? हिटलर ने। और इसका दोष किस पर डाल दिया गया? समाजवादियों पर। इसका प्रभाव क्या पड़ा? समाजवादियों की राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ा, नेगेटिव प्रभाव पड़ा। समाजवादी की राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ा, गलत प्रभाव। समाजवादियों की राजनीतिक छवि खराब हुई जिसका लाभ किसको मिला? हिटलर को। और आगे चलकर जर्मनी में समाजवादियों का इसका अंत हो गया और जर्मनी में एकमात्र पार्टी बची कौन सी? हिटलर की पार्टी, नाज़ी पार्टी। जर्मनी में एकमात्र पार्टी बची नाज़ी पार्टी, जिसका नेता कौन था? हिटलर। तो इस प्रकार हमने समझा कि नाज़ीवादी दर्शन में कौन कौन से विचार शामिल है। तो आज का आपका टॉपिक जो कि नाज़ीवादी दर्शन था यहीं पे समाप्त होता है। आज के कक्षा में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में हम आगे के टॉपिक को देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।